यह कहानी एक ऐसे समर्पित और धर्मनिष्ठ राजा की है जिसका नाम है राजा अधिराज सेन। उसका राज्य विशालगढ़ वर्षों से सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक रहा है। लेकिन राजा का मानना था कि यह वैभव केवल उसकी नीति या पराक्रम से नहीं, बल्कि उसकी कुलदेवी मातृकाम्बा की कृपा से संभव है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राजा ने अपने पुरखों की परंपरा को निभाते हुए कुलदेवी की विशेष मंगल महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। यह पूजा न केवल धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, क्योंकि यह वह अवसर होता था जब राजा अपने मित्र और पड़ोसी राज्यों के नरेशों को आमंत्रित करता, जिससे आपसी संबंध प्रगाढ़ होते। राजमहल के भीतर स्थित प्राचीन कुलदेवी मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। कमल के फूलों की मालाएं, घी के दीप, चंदन और केसर की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा। वेद पाठियों के मंत्रोच्चार से पूरी नगरी में आध्यात्मिक ऊर्जा भर गई थी। राजा ने अपने महामंत्री जयवर्धन को आदेश दिया, इस वर्ष की पूजा केवल प्रतीकात्मक नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के खजाने की सबसे कीमती वस्तु, स्वर्ण चक्रवर्ती चाबी, जिसे पीढ़ियों से हमारे खजाने की रक्षा का प्रतीक माना गया है, उसे माता के चरणों में 2 दिन तक अर्पित किया जाए। यही देवी का आशीर्वाद हमें रक्षा देता है और यही हमारी निष्ठा की परीक्षा भी है। मंत्री ने कुछ पल के लिए चौंक कर राजा को देखा। महाराज, वह चाबी तो केवल महामंत्रियों को ही देखने की अनुमति होती है, उसे खुले में रखना। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जयवर्धन, विश्वास और आस्था के बिना राज्य नहीं चलते। यह चाबी देवी को समर्पित होगी और यहीं से हमारा सौभाग्य जन्म लेता है। जब तक कुलदेवी की दृष्टि उस पर रहेगी, तब तक किसी भी संकट से हमारी रक्षा होती रहेगी। पूरे महल में यह घोषणा कर दी गई कि 2 दिन की पूजा के दौरान यह चाबी देवी के चरणों में रखी जाएगी और इसके बाद ही इसे पुनः राजकोष में सुरक्षित किया जाएगा। संदेश भेजे गए। पड़ोसी राज्यों के सभी राजा, महाराजाओं और सहयोगी राजवंशों को निमंत्रण मिला। विशालगढ़ की कुलदेवी मातृकाम्बा की वार्षिक पूजा में आपका सादर आमंत्रण है। आइए एक साथ देवी से आशीर्वाद प्राप्त करें और परंपरा को जीवित रखें। चारों दिशाओं से रथ, पालकियां और अश्वारोही दूत आने लगे। पूरा विशालगढ़ जैसे किसी राजसी मेले में बदल गया था। राजा अधिराज सेन ने जब यह ऐलान किया कि राज्य के खजाने की सबसे मूल्यवान वस्तु, स्वर्ण चक्रवर्ती चाबी, कुलदेवी के चरणों में रखी जाएगी, तब पूरे दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। यह कोई साधारण चाबी नहीं थी, इसे राज्य रक्षा तिलक भी कहा जाता था, क्योंकि इस चाबी से उस गुप्त द्वार को खोला जाता था जहां विशालगढ़ की पीढ़ियों, पुरानी संपत्ति, शाही मोहरें, युद्ध रणनीतियों के दस्तावेज और ब्रह्मास्त्र जैसी गुप्त वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती थीं। यह चाबी किसी एक व्यक्ति के पास कभी नहीं रहती थी। राजा, मंत्री और राजपुरोहित तीनों की सम्मिलित उपस्थिति में ही इसे देखा और छुआ जाता था। तहखाने में बने एक सोने से जड़े संदूक को खोला गया, जिसके भीतर मखमली रेशमी कपड़े में लिपटी हुई वह चाबी रखी थी। चाबी पूर्णतः सोने से बनी थी। उस पर नागिन और सिंह की उभरी हुई आकृति थी, जो यह दर्शाती थी कि यह संरक्षण और शक्ति दोनों का प्रतीक है। राजा ने चाबी को अपने हाथों से उठाया। क्षण भर के लिए सब मौन हो गए। चाबी को उठाते ही राजा की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उन्होंने मंत्रों के साथ उस चाबी को एक रथ पर विराजमान कराया, जिसे सफेद अश्वों द्वारा खींचा जा रहा था। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। पूरे रास्ते पर सैनिक तैनात थे। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा की और फिर पूरे वैदिक विधि विधान के साथ उस चाबी को देवी मातृकाम्बा के मंदिर में उनके चरणों के पास एक रत्न जड़ित सिंहासन पर स्थापित कर दिया गया। राजा ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, मां, जैसे आपने हमारे वंश की सदियों तक रक्षा की, वैसे ही इस पावन चाबी की भी रक्षा करें। इसे 2 दिन के लिए आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इसके बाद ही इसे वापस राजकोष में लाया जाएगा। मंदिर के भीतर धूप, दीप, घंटियों और शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। यह दृश्य न केवल श्रद्धा का प्रतीक था, बल्कि पूरे राज्य और आए हुए राजाओं के लिए यह एक स्पष्ट संदेश भी था कि विशालगढ़ में धर्म, परंपरा और सुरक्षा का संगम है। पूजा आरंभ होने से पूर्व जब सभी आमंत्रित राजा, राजकुमार और अतिथि कुलदेवी मंदिर के भव्य प्रांगण में एकत्रित हुए, तब राजा अधिराज सेन ने एक मंच से खड़े होकर सभा को संबोधित किया। मंदिर के ऊंचे शिखर के नीचे
रत्न झटित मंडप में दीपों की पंक्तियां टिमटिमा रही थीं और बीचों बीच देवी मातृकाम्बा के चरणों के पास वह स्वर्ण चक्रवर्ती चाबी लाल रेशमी वस्त्र पर रखी हुई थी। राजा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप सभी आदरणीय राजाओं का हमारे राज्य में हार्दिक स्वागत है। यह देवी मातृकाम्बा की कृपा है कि हमारा राज्य सदियों से सुरक्षित, समृद्ध और एकजुट बना हुआ है। मेरे पूर्वजों की परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष मैंने हमारे खजाने की रक्षा चाबी, जो हमारे राज्य की आत्मा है, माता के चरणों में 2 दिनों के लिए समर्पित की है। सभा में एक हल्की सरसराहट हुई। कुछ राजा एक दूसरे की ओर देख रहे थे। चाबी को इस प्रकार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना यह साहस की बात थी। राजा अधिराज सेन ने अपनी वाणी को और गंभीर किया। आज से लेकर 2 दिन तक यह चाबी देवी के चरणों में रहेगी। 2 दिन बाद शुद्ध चतुर्दशी की संध्या पर जब यह पूजा पूर्ण होगी, तब मंत्रोच्चार और विधिवत अनुष्ठान के साथ इसे वापस हमारे गुप्त राजकोष में सुरक्षित किया जाएगा। तब तक यह देवी की निगरानी में हमारे राज्य के समर्पण का प्रतीक बनकर यहीं रहेगी। चारों ओर शंखनाद हुआ। मंदिर की घंटियां गूंज उठीं। सभा समाप्त होने के बाद सभी राजा देवी के दर्शन को आगे बढ़े। वे चाबी की ओर उत्सुक नजरों से देख रहे थे। यह उनकी आदत नहीं थी किसी अन्य राज्य की सबसे गोपनीय वस्तु को इतने खुले में देखना। इन्हीं राजाओं के बीच एक था, राजा हरिप्रताप, उत्तर तट राज्य का शासक। उसका मन अत्यंत चंचल और स्वार्थ से भरा था। जब उसकी दृष्टि उस स्वर्ण चाबी पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, यदि यह चाबी मेरे हाथ लग जाए तो मेरे खजाने के द्वार कभी खाली नहीं रहेंगे। इतने वर्षों से विशालगढ़ इसी की बदौलत धनी बना है और अब यह मेरी पहुंच में है। उसके अधरों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, मगर कोई उस मुस्कान को समझ नहीं सका। सभा भले ही समाप्त हो गई थी, लेकिन लोभ का बीज अब किसी के मन में पनप चुका था और यह चाबी अब केवल एक प्रतीक नहीं रही, यह चोरी का लक्ष्य बन चुकी थी। जैसे ही राजा अधिराज सेन की घोषणा पूर्ण हुई, सभी अतिथि राजाओं ने देवी को प्रणाम किया और सभा से विदा होने लगे। लेकिन एक राजा वहां से जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर कुलदेवी के चरणों में रखी स्वर्ण चक्रवर्ती चाबी को देख रहा था। यह था राजा हरिप्रताप, उत्तर तट राज्य का शासक। राजा हरिप्रताप की दृष्टि गहरी थी। जैसे आंखों से नहीं, वह वस्तुओं की कीमत अपने लोभ से नापता था। उसका राज्य खनिजों और व्यापारिक मार्गों से समृद्ध था, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं रहा। वह मानता था कि धन ही सत्ता है और सत्ता का मतलब है और अधिक धन। जब उसने उस चाबी को देखा, एक अनोखी बेचैनी उसके हृदय में घर कर गई। मंदिर से बाहर निकलते समय वह अकेले एक स्तंभ के पास खड़ा हो गया। उसके हृदय की धड़कन कुछ अलग ही कह रही थी, एक आवाज जो उसने पहले भी सुनी थी जब उसने दूसरे छोटे राज्यों पर कूटनीति से अधिकार किया था। उसने मन ही मन सोचा, यह चाबी कोई साधारण वस्तु नहीं, यह खजाने की आत्मा है। जिस राज्य के पास यह हो, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। यदि यह मेरे हाथ लग जाए तो मेरा उत्तर तट राज्य अगला विशालगढ़ बन जाएगा। उसके सामने देवी की मूर्ति की छवि अभी भी आंखों में थी, लेकिन उस छवि को उसके लालच ने धीरे धीरे ढंक दिया। उसकी सांसें भारी होने लगीं। मन के भीतर युद्ध सा छिड़ गया, एक ओर धर्म, दूसरी ओर लोभ। वह सोचता रहा, यदि यह चाबी मेरे पास आ जाए तो क्या राजा अधिराज सेन इसका संदेह कर पाएंगे? क्या देवी को कोई अंतर लगेगा? क्या ये सब भावनाएं नहीं, बस प्रतीक हैं? उसकी मुट्ठियां कस गईं। शाम को अपने शाही विश्राम गृह में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और अपने विश्वस्त सैनिक अधिकारी को बुलवाया। राजा की आज की पूजा में जो चाबी देवी के चरणों में रखी गई थी, क्या तुमने भी उसे देखा? सैनिक बोला, हाँ महाराज, पूरा नगर उसी के दर्शन को उमड़ पड़ा था। राजा हरिप्रताप की आंखों में चिंगारी सी उठी। उस चाबी को 2 दिन वहीं रखा जाएगा। सोचो, अगर वह किसी और के हाथ लग जाए तो? सैनिक ने डरते हुए पूछा। महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? राजा धीमे स्वर में बोला, मैं वह चाबी चाहता हूं। एक सन्नाटा छा गया कमरे में। लेकिन महाराज, यह तो देवी के मंदिर में है और इसीलिए इसकी सुरक्षा कमजोर है, क्योंकि वे लोग इसे पूजा समझते हैं, चुनौती नहीं। राजा की आवाज में दृढ़ता थी। उसने आगे कहा, मुझे इस कार्य के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो छाया की तरह आए और चाबी लेकर चला जाए, बिना किसी को खबर लगे।
राजा हरिप्रताप उस रात सो नहीं पाया। चाबी की चमक उसकी आंखों में बस गई थी। उसे मालूम था यह कार्य कोई सामान्य सैनिक नहीं कर सकता। उसे चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो हवा की तरह चुपचाप आए, परछाई की तरह लौट जाए और धर्म और अधर्म के बीच की रेखा से परे हो। उसकी स्मृति में एक नाम उभरा, अंधकार। एक कुख्यात लेकिन चतुर चोर जो कभी सामने से नहीं आता था, पर जब आता था तो पीछे कुछ भी शेष नहीं रहता था। यह वही चोर था जिसने दक्षिण के 3 छोटे राज्यों के शाही गहनों को एक ही रात में लूट लिया था और किसी को भनक तक नहीं लगी थी। वर्षों से वो गायब था, परंतु राजा हरिप्रताप के पास ऐसे लोग थे जो अंधकार जैसे साए को भी ढूंढ सकते थे। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचर सेनापति को बुलवाया। मुझे अंधकार चाहिए, किसी भी कीमत पर। 3 दिन बाद अंधकार को गुप्त मार्ग से महल के अंधेरे तहखाने में लाया गया। वहां कोई पहरेदार नहीं था, सिर्फ राजा हरिप्रताप और वह 2 साए। अंधकार एक लंबा दुबला व्यक्ति था। उसकी आंखें रात की तरह गहरी और चाल धीमी लेकिन आत्मविश्वासी। उसकी चाल में डर नहीं, उत्सुकता थी। राजा ने धीमे स्वर में कहा, मैं एक अनमोल वस्तु चाहता हूं, विशालगढ़ से, देवी के मंदिर से। केवल 2 दिन के लिए वहां रखी गई है। खजाने की चाबी? अंधकार ने बिना कोई भूमिका के पूछ लिया। राजा थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। तुम सच में वही हो जिसकी मुझे जरूरत है। अंधकार आगे बढ़ा। मुझे बताओ रास्ता और मैं बताऊं कब तक काम पूरा हो जाएगा। राजा ने उसे बैठने का इशारा किया और एक रेशमी कपड़े पर नक्शा फैलाया, विशालगढ़ का नक्शा। उसने एक अंगुली से रास्ता दिखाया। तुम जंगल के मार्ग से जाओगे, वही रास्ता है जहां से आमंत्रित राजा वापस लौटते हैं। सुरक्षा वहां कम होती है। जंगल के बाद एक बगीचा है और वहां से सीधा मंदिर तक का गुप्त द्वार। अंधकार ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे 1 रात चाहिए और काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इनाम? राजा ने बीच में ही पूछा। अंधकार मुस्कुराया। सिर्फ धन नहीं, मुझे शरण चाहिए, पहचान मिटाने की आजादी चाहिए। राजा ने वचन दिया, काम पूरा होने पर तुम मेरे राज्य में राजा की तरह रहोगे। तुम्हारा अतीत भुला दिया जाएगा। अंधकार ने सिर झुकाया। राजा बोला, जाओ, अब चाबी सिर्फ अधिराज सेन की नहीं, अब वो मेरी किस्मत की कुंजी है। अगली रात चांदनी पूरी तरह फैली हुई थी। राजा हरिप्रताप अपने महल की छत पर खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी लेकिन विश्वास भी, क्योंकि अंधकार अब रास्ते पर निकल चुका था। अंधकार, वह चोर जो न तो नाम से पहचाना जाता था न ही चेहरे से। बस उसकी चाल पहचान थी, मूक मगर निर्णायक। उसे दिया गया मार्ग एक गुप्त मार्ग था जो उत्तर तट राज्य से सीधे विशालगढ़ की सीमा के पश्चिमी जंगल से होकर गुजरता था। यही जंगल राजा अधिराज सेन और उनकी बेटी राजकुमारी सौरभी की प्रिय सवारी का स्थान भी था। पर यह अंधकार नहीं जानता था। जैसे ही अंधकार उस मार्ग पर चला, रात गहराती गई। उसके पास न कोई मशाल थी न कोई साथी, सिर्फ काले वस्त्र, कमर में एक पतली रस्सी, एक धातु काटने वाला औजार और राजा द्वारा दिया गया रेशमी नक्शा। उसका रास्ता आसान नहीं था। जंगल में कांटों की झाड़ियां थीं, कुछ हिस्सों में दलदली जमीन और बीच बीच में जंगली जानवरों की गूंजती आवाजें। लेकिन अंधकार की चाल में कोई डर नहीं था। उसके कदम ऐसे पड़ते जैसे वह इस धरती से ऊपर चल रहा हो। वह बार बार नक्शे को देखता और धीरे धीरे आगे बढ़ता। राजा हरिप्रताप ने उसे स्पष्ट बताया था, जंगल पार करते ही एक छोटा जलाशय आएगा, उसके दाहिनी ओर मंदिर की पिछली दीवार तक जाने वाला एक छुपा हुआ मार्ग है। वही द्वार है जहां से तुम भीतर प्रवेश कर सकते हो। अंधकार को सब याद था। जंगल का मौन उसके लिए आदत बन चुका था। वह जंगल के पेड़ों के बीच से ऐसे सरकता रहा जैसे कोई हवा बह रही हो, बिना आवाज किए, बिना किसी चहलकदमी के संकेत छोड़े। जैसे ही वह जंगल के मध्य भाग में पहुंचा, चांद की किरणें पेड़ों से छनकर उसकी पीठ पर पड़ रही थीं, पर उसकी परछाई तक जमीन को छूने से पहले लुप्त हो रही थी। वह अब उस बिंदु के निकट था जहां से मंदिर तक जाने वाला रास्ता शुरू होता था। लेकिन अंधकार नहीं जानता था कि उसी समय एक और जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं। एक ऐसी राजकुमारी जो अक्सर अपने बचपन के प्रिय जंगल में घूमने आया करती थी। राजकुमारी सौरभी राजा अधिराज सेन की एकमात्र पुत्री, मात्र 17 वर्ष की थी, परंतु उसकी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और साहस पूरे राजमहल में प्रसिद्ध थे। वह नाजुक अवश्य थी, पर निर्भीक भी उतनी ही।
राजसी जीवन की बंदिशों से कुछ समय के लिए मुक्ति पाने के लिए वह अक्सर अपनी सखी कणकला के साथ उसी जंगल में जाया करती थी जहां वह प्रकृति की गोद में शांति पाती थी। उस रात भी राजकुमारी ने अपनी सखी से कहा, चांदनी बहुत मधुर है कणकला, चलो चलते हैं उस पुराने बरगद के पास। आज मां से बहुत कुछ कहना है, पेड़ों से, तारों से। दोनों घोड़े पर सवार होकर राजमहल के पीछे स्थित गुप्त द्वार से निकली और जंगल की ओर बढ़ी। कुछ ही देर बाद वे बरगद के पास पहुंची। वहीं सौरभी ने घोड़े से उतरकर घास पर नंगे पांव चलना शुरू किया। उसकी नजर पेड़ों की छाया, झींगुरों की आवाज और चांदनी से खेलने में लगी थी। तभी कुछ हिला। एक काली आकृति जंगल की छाया में बहुत धीमी गति से सरकती हुई दिखाई दी। सौरभी ने कणकला का हाथ पकड़ लिया। रुको, किसी की परछाई थी, वहां देखो, वो पेड़ों की ओट में जा रहा है। कणकला डर गई, बोली, राजकुमारी चलिए लौटते हैं, ये कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। लेकिन सौरभी की आंखें स्थिर थीं। नहीं, वो कोई जानवर नहीं था। उसकी चाल इंसानों जैसी थी, मगर कुछ अजीब, जैसे वो छुप रहा हो और वो महल की दिशा में जा रहा है। अब उसके मन में संदेह नहीं रहा। कोई अनजान व्यक्ति रात के समय जंगल के रास्ते महल की ओर जा रहा है। यह सामान्य नहीं हो सकता। राजकुमारी ने तुरंत अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और कहा, कणकला, अभी वापस महल चलते हैं, मुझे पिताजी को यह बताना ही होगा। और फिर राजकुमारी बिना समय गंवाए उस रात के मौन को चीरते हुए अपने घोड़े पर तेजी से दौड़ पड़ी। उसकी आंखों में संदेह की तीव्रता और हृदय में राज्य की सुरक्षा का जुनून था। उधर अंधकार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था और इधर राजकुमारी किसी अनदेखे तूफान को टालने के लिए दौड़ रही थी। राजकुमारी सौरभी पूरे वेग से घोड़ा दौड़ाती हुई महल के पिछले द्वार से भीतर घुसी। उसके वस्त्र धूल और पत्तियों से भरे हुए थे, चेहरा सांसों से तप रहा था और आंखें किसी अनदेखे भय से चमक रही थीं। महल के पहरेदार उसे पहचानते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने राजकुमारी को इस तरह हड़बड़ाई हुई हालत में देखा। राजकुमारी, क्या सब कुशल है? राजा को तुरंत सूचना दो। उसने किसी की बात का इंतजार नहीं किया। वह सीधे सभा कक्ष की ओर भागी, जहां उसके पिता राजा अधिराज सेन पूजा की अगली विधि की तैयारियों में व्यस्त थे। पुरोहित, मंत्री और राजवैद्य भी वहां उपस्थित थे। राजा ने जब अपनी पुत्री को इस तरह वहां आते देखा तो वह चौंक गया। सौरभी, तुम इस वक्त? सौरभी ने कुछ पल सांसें संभालते हुए कहा, पिताजी, जंगल में कोई अजनबी छाया की तरह सरकता हुआ वो महल की दिशा में आ रहा था। उसकी चाल, उसकी गति, वो सामान्य नहीं था। मैं पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकती कि वो कौन था, पर वो कोई भी हो, अच्छा नहीं था। सभा में मौन छा गया। राजा ने एक क्षण को अपनी बेटी की आंखों में देखा। वहां कोई भ्रम नहीं था, बस सत्य, स्पष्ट और निडर। राजा ने तुरंत सैनिक नायक बलवीर सिंह को आदेश दिया, तुरंत जंगल की पश्चिमी सीमा पर 2 दल भेजो, एक पीछे से घेरे, एक सामने से, और मंदिर की सुरक्षा को दोगुना कर दो। देवी की चाबी पर किसी की भी नजर पड़ी है, यह अब स्पष्ट है, किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। मंत्री जयवर्धन ने आशंका जताई, क्या संभव है कि कोई निमंत्रित राजा इस योजना के पीछे हो? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राज्य की सुरक्षा के लिए हमें हर संभावना को सच मानकर चलना होगा। फिर उन्होंने अपनी पुत्री की ओर देखा और उसके माथे को चूमते हुए बोले, सौरभी, तुमने जो देखा और जो किया, उससे एक संकट टल सकता है। तुम केवल मेरी बेटी नहीं, आज विशालगढ़ की रक्षक भी हो। राजकुमारी ने मौन में सिर झुका लिया। उधर जंगल के अंधकार में अभी भी वह चोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, यह जाने बिना कि अब उसकी हर चाल पर राजा की नजर है। अगली सुबह विशालगढ़ के किले के भीतर स्थित राजकीय बंदी गृह के एक अंधेरे कक्ष में चोर अंधकार को जंजीरों में बांधकर बैठाया गया था। चारों ओर मौन था, केवल लोहे की सांकलों की खटखटी हुई आवाज और सैनिकों के बूटों की धीमी आहटें गूंज रही थीं। राजा अधिराज सेन स्वयं पूछताछ के लिए पहुंचे। उनके साथ मंत्री जयवर्धन, सेनापति वीरपाल और न्यायाधिकारी त्रिलोक पंडित भी उपस्थित थे। राजा ने गहरे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंधकार, चोर ने बिना सिर उठाए कहा। राजा हरिप्रताप ने तुम्हें भेजा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने देवी की भूमि पर पांव रखकर केवल चोरी नहीं की, राज्यद्रोह
धर्म लंघन और विश्वासघात का अपराध किया है? अंधकार चुप रहा। राजा की आंखों में अब करुणा और क्रोध साथ साथ थे। बताओ, उसने तुम्हें कैसे भेजा? क्या वादा किया गया? और क्या यही पहली बार था? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अंधकार की आवाज टूटी। मैं राजा हरि प्रताप का आदमी नहीं था, लेकिन उसके दूत ने मुझे ढूंढ निकाला। उसने कहा, अगर मैं देवी के चरणों से वह चाबी चुरा लाऊं तो वह मुझे इतना धन देगा जितना मैंने कभी देखा नहीं, और अपने राज्य में मुझे शरण देगा। वहां मैं अंधकार नहीं, कोई और बन जाऊंगा। उसने आगे कहा। उसने मुझे एक नक्शा दिया, गुप्त मार्ग बताया और कहा कि 2 रातों के भीतर काम होना चाहिए, वरना चाबी वापस कोष में चली जाएगी। जयवर्धन मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह राजा पहले भी तुम्हारे जैसे चोरों का उपयोग करता रहा है? अंधकार ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं जानता हूं, वो राजा लालची है। मैंने उसके लिए पहले भी 1-2 बार काम किया है, पर इस बार मामला कुछ अलग था। जब मैंने पहली बार देवी के मंदिर की चाबी देखी तो मुझे भी झिझक हुई, पर लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारा अपराध क्षम्य नहीं है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई कुछ अंशों में तुम्हारे अपराध से बड़ी है। फिर उन्होंने सेनापति से कहा, इसे महल के बाहरी कारावास में रखा जाए, लेकिन इसका न्याय तभी होगा जब राजा हरि प्रताप का चेहरा सामने होगा। फिर राजा ने एक सैनिक को आदेश दिया, राजा हरि प्रताप को एक पत्र भेजा जाए, और वह पत्र ऐसा हो कि केवल शब्द ही नहीं, हमारी आस्था का आक्रोश भी उसमें झलके। राजा अधिराज सेन महल के सिंहासन कक्ष में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। सामने एक रेशमी पट पर रखा गया था स्वर्ण चक्रवर्ती चाबी, जो अब देवी के चरणों से वापस लाकर राजकोष में सुरक्षित रखी जा चुकी थी। किंतु राजा की आत्मा अभी भी क्षुब्ध थी। चोरी की योजना भले ही विफल हुई, लेकिन उसके पीछे छिपा विश्वासघात अब सबसे बड़ा घाव बन चुका था। उन्होंने मंत्री जयवर्धन से कहा, हमने राजा हरि प्रताप को अपने कुलदेवी पूजन में भाई मानकर बुलाया था, लेकिन उसने उसी अवसर का अपमान कर एक चोर भेजकर हमारी श्रद्धा को ललकारा है। यह केवल चोरी नहीं, धर्म का अपमान है, मित्रता की हत्या है। इसे मौन रहकर नहीं जाने दिया जा सकता। फिर उन्होंने रेशमी कागज और मोहर मंगवाई। स्वर्ण की कलम में केसर मिला, स्याही डाली गई, और राजा ने स्वयं एक पत्र लिखा। जब एक राजा दूसरे राज्य के धर्म और परंपरा को चुनौती देता है, तो वह स्वयं अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाता है। तुम हमारे निमंत्रण पर कुलदेवी की भूमि पर आए, हमने तुम्हें सम्मान दिया, आसन दिया और विश्वास दिया, किंतु तुमने उस विश्वास को चुराने के लिए एक छाया भेजी, एक अंधकार जो देवी के चरणों को अपवित्र करने आया था। वह पकड़ा गया, और उसके मुख से जो निकला वह केवल तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा चरित्र भी लाया। हमने न तो युद्ध की भाषा अपनाई, न ही प्रतिशोध का मार्ग, क्योंकि हमारा मार्ग धर्म है। लेकिन याद रखो, जिस भूमि पर देवी की कृपा है, वहां अंधकार कितनी भी चुपचाप आए, उजाला उसे पहचान लेता है। यह पत्र तुम्हें सूचना नहीं, चेतावनी देने के लिए है कि विशालगढ़ क्षमा कर सकता है, पर भूलता नहीं। अधिराज सेन, महाराज विशालगढ़। पत्र को एक चांदी के नक्काशीदार केस में रखा गया, उस पर राज मुद्रा लगाई गई और 2 घुड़सवार विशेष दूतों को सौंपा गया। आदेश दिया गया, राजा हरि प्रताप को यह पत्र उसी के दरबार में पढ़कर सुनाया जाए, ताकि उसे एहसास हो कि विश्वास की कीमत सोने की चाबी से कहीं बड़ी होती है। राजा हरि प्रताप के राज दरबार में उस दिन प्रातःकालीन सभा चल रही थी। सभी दरबारी, सेनानायक और प्रमुख मंत्री सभा में उपस्थित थे। तभी 2 विशेष दूत विशालगढ़ की राजमुद्रित चांदी की पेटी लिए दरबार में प्रविष्ट हुए। सभा रुक गई। राजा हरि प्रताप ने उन्हें देखते ही भांप लिया कि यह सामान्य पत्राचार नहीं है, यह प्रत्युत्तर है। दूतों ने दरबार के बीच आकर गंभीर स्वर में कहा, यह पत्र महाराज अधिराज सेन द्वारा भेजा गया है, जिसे हम उनके आदेशानुसार पूरे दरबार के सामने पढ़ने जा रहे हैं। और फिर पूरा पत्र, जिसमें विश्वासघात, कुलदेवी के अपमान और मित्रता के ध्वंस की पीड़ा थी, दरबार में पढ़ा गया। हर शब्द राजा हरि प्रताप के चेहरे से एक परत उतारता गया। सभा में पूर्ण निस्तब्धता थी। जब अंतिम पंक्ति पढ़ी गई, विशालगढ़ क्षमा कर सकता है पर भूलता नहीं, तब पूरे दरबार में जैसे समय थम गया। कुछ क्षण राजा हरि प्रताप मौन खड़े रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, हमें लगा था यह केवल एक अवसर है समृद्धि का, लेकिन अब झांत हुआ कि यह अवसर नहीं,
हमारी आत्मा की परीक्षा थी और हम असफल हुए। उनकी आवाज में पहली बार पश्चाताप था। उन्होंने सिंहासन से उतरकर सभा के मध्य आकर दोनों दूतों को प्रणाम किया और कहा, जाओ, अपने महाराज को कहना कि राजा हरिप्रताप ने अपराध किया है और अब वह न मित्र कहे जाने योग्य है न समकक्ष। मैं शीघ्र ही स्वयं विशालगढ़ आकर कुलदेवी के चरणों में क्षमा याचना करूंगा और यदि महाराज अधिराज सेन उचित समझें तो मेरा मुकुट, मेरा आसन, मेरे अस्त्र सभी को दंड स्वरूप स्वीकार करें। लेकिन केवल एक याचना है, मेरे अपराध के कारण मेरे राज्य की प्रजा को दंड न मिले। सभा में उसकी यह नम्रता सुनकर कुछ दरबारी भावुक हो उठे, क्योंकि पहली बार उनके अहंकारी राजा ने सिर झुकाया था और स्वयं को उत्तरदायी ठहराया था। दूतों ने मौन में सिर झुकाया और कहा, राजा अधिराज सेन ने दंड नहीं भेजा, उन्होंने चेतावनी भेजी थी। आपकी क्षमा याचना उनके हृदय तक पहुंचेगी। जब विशालगढ़ का संकट टल गया, न केवल चोरी विफल हुई बल्कि षड्यंत्र का भी भंडाफोड़ हो गया। तब पूरा राज्य एक बार फिर शांत और सुरक्षित महसूस करने लगा। राजमहल के सभा भवन में विशेष दरबार बुलाया गया। राजसी पत्थरों से बना वह कक्ष उस दिन विशेष रूप से सजाया गया था। फूलों की मालाएं, दियों की कतारें और हर कोने में कुलदेवी मातृकाम्बा के मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सभा में राजा अधिराज सेन सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में मंत्री जयवर्धन, सेनापति वीरपाल और राज्य के वरिष्ठ दरबारी बैठे थे। तभी सभा में एक स्वर्णिम उद्घोष हुआ, राजकुमारी सौरभी पधार रही हैं। राजकुमारी सौरभी सादगी से सजे गुलाबी रेशमी वस्त्र में भीतर आईं। उसकी आंखों में साहस की चमक थी और चेहरे पर विनम्रता। राजा अधिराज सेन अपनी पुत्री को देखकर उठ खड़े हुए। पूरे दरबार के सामने उन्होंने सौरभी का हाथ थामा और घोषणा की, जिस रात्रि राज्य पर संकट छा रहा था, उसी रात मेरी पुत्री ने वह देखा जो हम सब नहीं देख पाए। यदि सौरभी ने उस अजनबी को समय रहते नहीं देखा होता, यदि उसने डर कर मौन धारण कर लिया होता, तो आज यह चाबी देवी के चरणों से नहीं, किसी षड्यंत्री के हाथों में होती। वह केवल मेरी पुत्री नहीं, राज्य की रक्षक है। पूरे दरबार में जयकारे गूंज उठे। राजकुमारी सौरभी की जय हो। राजा ने सभा के समक्ष एक स्वर्णाभूषण निकालकर कहा, यह राज्य रक्षा पदक है जो आज तक केवल वीर सेना नायकों को मिला है, पर आज पहली बार यह पदक एक कन्या को मिलेगा, मेरी बेटी को। उन्होंने अपने हाथों से राजकुमारी के गले में वह पदक पहनाया। राजकुमारी की आंखों में आंसू छलक आए। यह गर्व के नहीं, कर्तव्य निभाने की शुद्ध संतुष्टि के आंसू थे। राजा ने धीमे स्वर में उसके कान में कहा, आज तुम्हारी मां होती तो सबसे पहले तुम्हें गले लगाती। राजकुमारी मुस्कुराई और चुपचाप सिर झुका लिया। और उस दिन पूरे राज्य को यह संदेश मिला, साम्राज्य तलवारों से नहीं, सावधान आंखों और निडर हृदयों से बचते हैं। राजा हरिप्रताप का पश्चाताप पत्र और उसकी क्षमा याचना के साथ ही युद्ध की संभावना टल गई थी। राजा अधिराज सेन ने संयम और धर्म का परिचय देते हुए उसे दंडित नहीं किया, परंतु उसके साथ के हर राजनीतिक संबंध तोड़ दिए। चोर अंधकार को भी उसके अपराध स्वीकार करने और अपराध के पीछे की सच्चाई उजागर करने के बाद मृत्युदंड नहीं दिया गया। उसकी सजा यह ठहरी, जीवन भर का वनवास, जहां वह किसी भी राज्य की सीमा में न रह सके। उसे एक दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में छोड़ दिया गया, जहां से न वह देख सकता था कोई खजाना, न छू सकता था कोई सत्ता। राज्य में शांति लौटी, परंतु राजकुमारी सौरभी के भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह रोज मंदिर जाया करती, न केवल पूजा करने बल्कि उस स्थान को देखने जहां एक समय चाबी रखी गई थी। हर बार जब वह वहां खड़ी होती, वह सोचती, क्या हर संकट बाहर से आता है या भीतर से? कभी कोई चोर अंधेरे से आता है और कभी चुपचाप मन में उतर जाता है। राजा अधिराज सेन अब अपनी पुत्री को केवल बेटी नहीं, उत्तराधिकारी की दृष्टि से देखने लगे थे। किंतु राज्य के उत्तर दिशा में एक और छोटा राज्य था, कुशवती। वहां का युवा राजा समरवीर, जो उसी पूजा सभा में निमंत्रित होकर आया था, अब चुपचाप कई दिनों से विशालगढ़ में अपने गुप्तचर भेज रहा था। उसकी नजरें अब सौरभी पर थीं। लेकिन क्यों? क्या वह मित्रता चाहता था या फिर राजकुमारी की सजगता और सत्ता उसके लिए कोई चुनौती बन रही थी? राजा अधिराज सेन को अब किसी चोर से डर नहीं था। अब राजनीति के भीतर छुपे चोरों से सावधान